तो जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है शहनवाज आलम और आज हम लोग अपने इस पॉडकास्ट में फिल्म्स के 45 इयर्स के पीवाईक्यूज को करने जा रहे हैं। और हमारे साथ है आदित्य सिंह। अ, मैं आदित्य सिंह जी से कहूंगा कि आप हल्का सा अपना बैकग्राउंड दे दीजिए ताकि हम लोग अपने काम को शुरू कर सकें। जय हिंद भाई लोगों। मेरा नाम आदित्य सिंह है, जैसे शाहनवाज ने बताया। और मैं यहाँ पे आईआईटी दिल्ली से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट हूँ। और अभी मेरा 6th अटेम्प्ट है। एक बार मैं इंटरव्यू तक पहुँच चुका हूँ। 2 बार मैंने प्रीलिम्स क्लियर करा हुआ है और 2 बार मैंने मेंस दिया हुआ है। और यहाँ पे आज हम, जैसे शाहनवाज जी ने बताया, 45 इयर्स का पीवाईक्यूज को एनालाइज करेंगे साथ में। और देखते हैं कुछ इंटरेस्टिंग चीज मिले तो। ओके, तो हम लोग का शुरू करते हैं। ये हम लोग का ये एजेंडा होगा कि हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे नॉलेज से, लॉजिक से, और एग्जामिनर का साइकी को पकड़ने का प्रयास करेंगे। देखेंगे किस तरीके से हम लोग बेहतर तरीके से कम समय में सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला सवाल हम लोग का 1979 का, प्री हिस्टोरिक कल्चर्स ऑफ इंडिया। तो द फर्स्ट मेटल यूज्ड बाय मैन वाज तो आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर एंड गोल्ड। आदित्य सिंह, क्या कहना चाहेंगे आप? ये तो जी देखिए, यहाँ पे ऑब्वियस तो दो जो आउट हो जाएंगे वो सीधा हम्म, सीधा आयरन और एल्यूमिनियम आउट हो जाएंगे। हम्म, क्योंकि आयरन सबसे पहले, हमें पता है कि वैदिक कल्चर, वैदिक एज में सबसे पहले हम्म, पाया गया था। हमारे हम्म, आईवीसी में आयरन नहीं पाया गया था। तो फिर बचा आपका कॉपर और गोल्ड। हम्म, तो सीधा सा है, चैल्कोलिथिक टाइम का हमें पता है। तो उसके अंदर हमारा कॉपर का हो जाता है यूज। पर उससे भी पहले हमारा फिर आईवीसी भी आ जाता है, जिसके हम्म, अंदर हमें पता है कि सिल्वर और गोल्ड का इस्तेमाल हुआ है। तो हम्म। उससे फिर हम यहाँ पे, मेरे को जहां तक लगता है कि इसका आंसर गोल्ड होना चाहिए। इसका आंसर आदित्य जी के हिसाब से गोल्ड होना चाहिए। अ, परंतु गोल्ड जो है हम लोग का हड़प्पन सिविलाइजेशन के समय में था, और कॉपर जो है हड़प्पा में भी था और चैल्कोलिथिक में भी था। राइट। देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर बी है, कॉपर है। क्या लॉजिक है हम लोग का इसके लिए? तो देखिए जी, 50-50 तक तो हम पहुंच गए थे वहां पे। हम्म, पर वहां पे हमने गोल्ड का एक गड़बड़ कर दिया। ये मैंने हम्म, जानबूझ के किया, क्योंकि मेरे को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बतानी थी कि जब मेटल के इस्तेमाल में हम एक चीज यूज करते हैं, तो हमें हम्म, स्मेल्टिंग के बारे में जानना जरूरी है। हम्म, आपको या किसी को भी जब ये जानेंगे कि आयरन क्यों नहीं हो पाता, या एल्यूमिनियम क्यों नहीं पहले पाया गया, और गोल्ड पहले क्यों नहीं पाया गया, उसका सिंपल रीजन ये है कि जो टेम्परेचर पे हमारा आयरन ओर से निकाला जाता है वो बहुत हाई होता है। उसके लिए हाई लेवल ऑफ किल्न चाहिए। किल्न यानी कि भट्टी। अब हम्म, उस भट्टी के अंदर ही जब हम डालेंगे आयरन को, उसके अंदर हमारे साथ स्मेल्टर के साथ कार्बन भी होना चाहिए, कोई चारकोल होना चाहिए, तो वो टेक्नोलॉजी हाई होती है। हम्म, अब यहाँ पे एक्चुअली में सबसे लो क्वालिटी, सबसे लो टेक्नोलॉजी जिसमें रिक्वायर्ड है वो है कॉपर। हम्म, और यहाँ पे गोल्ड भी हाई टेम्परेचर पे ही निकाला जा सकता है। तो उसकी जो टेक्नोलॉजी है वो कोई अर्बन सिविलाइजेशन ही पा सकती है। पर कॉपर यहाँ पे एक ऐसा है जो कि लोअर टेम्परेचर पे, सबसे लो टेम्परेचर पे स्मेल्ट हो जाता है, और फिर उसका मिलना भी सबसे ज्यादा आसान है। तो ये चीजों को ध्यान में रखते हुए जब आप आंसर देंगे तो होगा। आयरन और एल्यूमिनियम तो फटाफट से लोग निकाल देंगे बेसिक नॉलेज से ही, कि एल्यूमिनियम तो नया ही मेटल है, आयरन हम्म। पुराना है। पर यहाँ पे फंस जाएंगे, और यहाँ पे फिर देखोगे तो फिर उसके बाद क्या करें। उसके बाद आप ये सोचिए मेटल के सिचुएशंस में कि टेक्नोलॉजी का क्या लिमिटेशन था उस ड्यूरेशन में। तो जब आप उस पर आएंगे तो फिर आपको समझ में आएगा, अरे यहाँ पे मैंने गोल्ड में गलती कर दी। और इन गलतियों को करने से अभी आप गलतियां करें, गलतियां करने से बिल्कुल ना डरें। और जैसे ही आप गलती करेंगे उसके बाद समझिए कि वो गलती क्यों करी गई है, और फिर आप उसका आंसर देख पाएंगे। ये ये स्टैंडर्ड जो है सेट करना है हमें, क्योंकि हमें लॉजिक से सॉल्व करने हैं सवाल। एक बार 50-50 पहुंच जाए तो उसमें फिर लॉजिक लगाएंगे। ये करने की कोशिश कर रहे हैं। सब लोग बताते हैं कि जी ऐसे ऐसे है, यहाँ पे किताब में लिखा है जी कि कॉपर है तो याद कर लिया। पर भूल जाते हैं, गड़बड़ हो जाती है, कंफ्यूज कर देते हैं, तो क्या होगा। उसके लिए बिल्कुल। यहाँ पे ये है, और यही स्टैंडर्ड हम आगे पूरे सारे सवालों में करेंगे।
बिल्कुल, बिल्कुल। प्रयास करेंगे कि जो सवाल में नॉलेज है, फिर भी उसमें किस प्रकार से हम लोग लॉजिक लगा करके उसको सॉल्व कर सकें। मैं आपको दिखाता हूँ एनसीईआरटी में किस तो देखिए यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि ये तो एनसीईआरटी है, आर.एस. शर्मा है। और देखिए यहाँ पर सबसे पहले आया था पैलियोलिथिक, फिर मेसोलिथिक, फिर नियोलिथिक और सबसे पहले उसके बाद आया था चैल्कोलिथिक और उसके बाद आया था आईवीसी। तो चैल्कोलिथिक में कॉपर हम लोग को पहले ही मिल गया था। उसके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम लोग ब्रॉन्ज एज भी कहते हैं। तो यहाँ से भी आप डायरेक्ट एनसीईआरटी से इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं कि कॉपर इसका आंसर होगा। और इंडस वैली सिविलाइजेशन में आप जानते हैं कि सिल्वर और गोल्ड दोनों मिला हुआ है, बीड मिला हुआ है उसका, जो हार होता है वो मिला हुआ है। इस तरीके से भी हम लोग आंसर कर सकते हैं डायरेक्ट नॉलेज से, एनसीईआरटी के नॉलेज से। तो लेट्स मूव अहेड। बिल्कुल। सारे पीओक्यूज के जो भी सवाल होंगे, अगर वो करने लायक होंगे तो आराम से एनसीईआरटी, और हद से हद अगर कुछ बहुत ही सवाल कठिन आ गया तो तमिलनाडु बोर्ड की हिस्ट्री से होगा। पर उसके अलावा उस किसी चीज से वो अगर आप करने चाहेंगे तो बहुत पढ़ना पड़ेगा, और इसकी जरूरत बिल्कुल नहीं है। लॉजिक से और नॉलेज का कॉम्बिनेशन लगा के डेडली कॉम्बिनेशन, और सारे सवाल हो सकते हैं उससे। देखिए दूसरा सवाल हम लोग का ये है, न्यूरोथिक पीरियड ऑफ एज इज नॉट कैरेक्टराइज्ड बाय। ठीक है, तो इसमें हम लोग एक तरह से लॉजिक लगा सकते हैं कि देखिए एग्रीकल्चर, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स और फिश, तीनों कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर है, लेकिन कॉपर बहुत ही डिफरेंट है इन तीनों से। हम लोग कह सकते हैं कि भाई कॉपर हो सकता है कि अलग हो, ये लॉजिक है। नॉलेज अगर हम लोग लगाएंगे तो नॉलेज देखिए एनसीईआरटी में हम लोग का दिया हुआ, जो नियोलिथिक है एग्रीकल्चर आया था, और कॉपर जो आया था हम लोग का चैल्कोलिथिक में आया था। तो यहाँ से भी हम लोग इस सवाल को सॉल्व बिल्कुल करेक्ट, ऐसे ही यूज ऑफ कॉपर। एक बार दिखा दीजिए आंसर। करें। आंसर 2 का बी है। ठीक है? तो इस बिल्कुल। प्रकार से हम लोग को लॉजिक और नॉलेज। बिल्कुल यूज ऑफ कॉपर। तो तीसरा है, ये तो सिंपल कि एग्रीकल्चर नियोलिथिक में था। तो इस सवाल को अगर आप सॉल्व कर लीजिएगा तो आराम से इसको भी सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि मैन पास फ्रॉम फूड गैदरिंग स्टेज टू द फूड प्रोड्यूसिंग स्टेज, मतलब एग्रीकल्चर कब शुरू किया, और एग्रीकल्चर हम लोग नियोलिथिक में शुरू किया। नियोलिथिक के पहले ये सारा हम लोग देख चुके और यहाँ पे आप वापस जाइए नोट्स में, एक बढ़िया वहां पे लिखा हुआ है एग्जाम्पल जो हमेशा आपको याद रखना चाहिए, वो है कि मेहरगढ़। मेहरगढ़ के अंदर ये जो आपके एग्रीकल्चर के जो सबसे पहले एविडेंसेस मिले हैं, सबसे हैं। पहले जो सबूत मिले हैं, वो मेहरगढ़ में लिखे हुए हैं। आर एस शर्मा का ही है ये। और हम्म, ये एक इम्पोर्टेंट एरिया है, इसको जरूर याद रखें कि मेहरगढ़ से ही पता चला था हमें एग्रीकल्चर के बारे में। तो वहां से भी हम्म, आपको समझ में आता चला जाएगा कि मेहरगढ़ और न्यूलिथिक एज दोनों आपस में लिंक्ड हैं। बिल्कुल। ये बी का आंसर ए है। स्टोन एज पीपल हैड फर्स्ट डोमेस्टिकेटेड विच एनिमल। तो ये आप लॉजिक से सॉल्व हो सकता है, क्योंकि ये मुझे कहीं बुक में मिला नहीं। क्या कहना चाहेंगे भाई आप? जी, देखिए यहाँ पे हॉर्सेस तो हमें यही पता है कि स्टोन एज की, यहाँ पे सबसे पहले एक क्वालिफायर लगाना पड़ेगा। स्टोन एज पीपल हैड द फर्स्ट डोमेस्टिक। तो यहाँ पे हम ये सोचेंगे सबसे पहले कि ये कौन से लोगों की बात कर रहे हैं। स्टोन एज यहाँ पे इंडिया मान के चलते हैं पहले तो, क्योंकि बिल्कुल। ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं। तो स्टोन एज ऑफ इंडिया पीपल, ये ध्यान में रखना जरूरी है कि सवाल क्या बोल रहा है। अब हम्म, आगे बढ़े तो हमें यही पता है कि हॉर्सेस और एसेस, ये हॉर्सेस स्पेसिफिकली, इसके बोन्स तो हमें बहुत टाइम बाद आईवीसी के अंदर मिले थे। उससे पहले की किसी भी एक्सकेवेशन में हमें इसका जिक्र होते हुए नहीं दिखा। तो सीधा सा है, हमारे दो ऑप्शन बच जाते हैं, डॉग्स और शीप। हम्म, डॉग्स और शीप के अंदर हमारा एक वो है, क्या कहते हैं, फिफ्टी गेम है। फिफ्टी। तो अब देखिए, शीप और डॉग्स, जब शीप की बात हो रही है तो शीप को हम इस्तेमाल करेंगे किस चीज के लिए? जनरली शीप का यानी कि वूल से रिलेशन है, वूल का मतलब विंटर्स। तो हम्म, जनरली क्या होता है कि जहां पे विंटर्स की सिचुएशन में जाना पड़ता है तो हम्म, उसके लिए मूवमेंट ऊपर करना पड़ता है। पर हमारे यहाँ उसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो भी हमारे मेजर इलाके हैं, आपके न्यूलिथिक के इलाके आपके उसके अंदर भी मिलेंगे, जम्मू एंड कश्मीर में। पर उसके उस टाइम की अगर हम बात करें तो वहां पे ऑलरेडी पहले से ही हमारे इसके क्या कहते हैं, एनिमल्स अवेलेबल थे, फाइबर्स अवेलेबल थे। तो शीप का डोमेस्टिकेशन का अभी रिक्वायरमेंट नहीं रहा। सबसे इंपॉर्टेंट जो टास्क था वो था हंटर गैदरिंग का, और उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट साथी अगर किसी इंसान का रहा है तो वो डॉग्स हैं।
क्योंकि आज भी आप कई सारे ट्राइब्स देखेंगे वो डॉग्स का इस्तेमाल करते हैं हंटिंग के लिए, चाहे वो इंडिया हो चाहे वो अफ्रीका हो। जो सबसे सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहला फूड सोर्स है, उसमें जो अगर कोई एनिमल हेल्प कर सकता था तो वो डॉग्स थे। वहां से सोचे कि बिल्कुल। फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है, खाना। सबसे हाँ पहली जॉब क्या थी, हंटर गैदरर, हंटर सबसे पहली जॉब थी। उसमें हेल्प करने के लिए कौन सा एनिमल इस्तेमाल करा होगा, डॉग्स करा होगा। तो इसका आंसर जी डॉग्स होना चाहिए मेरे अनुसार। बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल सही लॉजिक लगाया, मैं भी इस दिशा में सोच रहा था। और डॉग्स ही है इसका आंसर, चार का बी है। और मैं एक जी, मूवी जी, भी जी, देखा था, बिल्कुल। उस पे स्टोन एज का एक मूवी था। उस पे उस कहानी दिखाया था कि एक भेड़िया उस बंदे को पकड़ लिया, वो बंदा अकेला था, और भेड़िया को चोट लग गई उस बंदे के कारण, बंदे ने भेड़िया को मारा और फिर बाद भेड़िया को ट्रीट किया। और वहां से उस भेड़िया बंदे का दोस्त हो गया, बाद में वो इवॉल्व किया और डॉग बन गया। तो ये मूवी में देखा था मैंने। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल और सही है। भेड़िए से ही डॉग्स आए हैं। आप सबसे बढ़िया एग्जांपल है हस्की का। हस्की जो हाँ कुत्ता होता है उसका साइज़ भी आप बिल्कुल। देखेंगे एकदम सेम भेड़िए जैसा ही लगता है। तो हाँ ये वहीं से आए हुए हैं। और हाँ। मेरे ख्याल से आर.एस. शर्मा की अगर आप डीप रीडिंग करेंगे तो उसके अंदर डोमेस्टिकेशन का भी टाइम लिखा हुआ है। एग्रीकल्चर के आसपास एग्रीकल्चर से पहले है डोमेस्टिकेशन। और हम्म। अगर उसमें डीप रीडिंग करेंगे तो वहां पे शायद डॉग्स लिखा है जहां तक मुझे याद है। पर हम्म। अभी मैं मेरे पास दिखाने के लिए नहीं है, पर या जरूर कोशिश करिएगा जहां पे मेहरगढ़ की बात करी गई है वो हाँ किताब के जैसे अंदर वो डीप हाँ रीडिंग करेंगे तो आपको मिलेगा। ये जो पहला चैप्टर है, मेहरगढ़ मैं जहां हमको पे लगता है लिखा कि हुआ वहीं है। पे मिल सकता है, पहला चैप्टर में ही मिल सकता है। मेसोलिथिक पीरियड में डोमेस्टिकेशन शुरू हुआ था, मुझे लगता है कि वहीं पर जी, कहीं ना कहीं लिखा होगा एक डॉग के बारे में। जी, 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 वहीं पे ही लिखा है डोमेस्टिकेशन के बारे में। तो एक बार अगर कोशिश करें, जरूर देखें, आर.एस. शर्मा के अंदर ही है ओल्ड एनसीईआरटी में। आगे बढ़ते हैं। चलिए। इंडस वैली सिविलाइजेशन के सवाल पे करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग थ्रोज लाइट ऑन हड़प्पन कल्चर। तो मेरे हिसाब से आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन तो होता ही है, सारे कल्चर का, सारे हिस्ट्री का, सब हर जगह का होता ही है। दूसरा है कि स्क्रिप्ट ऑन कॉपर शीट्स। स्क्रिप्ट मुझे पता नहीं कि कॉपर शीट्स का है कि नहीं। तीसरा देखते हैं रॉक एडिक्ट्स। रॉक एडिक्ट्स तो अशोका के समय आया है, मौर्य के समय आया है। उसके पहले हो सकता है कि मुझे नहीं पता, बट मेजर ऑफ द रॉक एडिक्ट्स उसी के समय आया है। स्क्रिप्ट ऑन कॉपर शीट्स भी मैं एक बार सवाल किया था पीवाईक्यूज, उसमें सोहगौरा कॉपर प्लेट लिखा हुआ था, और सोहगौरा कॉपर प्लेट भी मौर्य के समय ही था। तो मेरे हिसाब से कि ए तो परफेक्ट आंसर होना ही चाहिए। बाकी बी सी में मुझे डाउट है, डी भी हो सकता है अगर बी सी सही है तो। क्या कहते हैं आप? देखिए, हड़प्पन कल्चर में हमें पता था कि वो स्टेटाइट या फिर सील्स पे लिखते थे अपनी बिल्कुल। इंस्क्रिप्शंस को। हम्म। तो उनके यहाँ स्क्रिप्ट्स लिखने का जो भी वो मेंशन करते थे, वो कॉपर शीट का कल्चर नहीं था। वो हम्म। स्टीएटाइट की सील होती थी, उस पे लिखा करते थे। रॉक हम्म। एडिक्ट जैसे इन्होंने बताया अशोका के टाइम पे ही आई हैं। और अगर आप और डीप में पढ़ेंगे तो थोड़ा यहाँ पे नॉलेज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपने लॉजिक को हेल्प करने के लिए। तो रॉक एडिक्ट्स और ये इंस्क्रिप्शन और पिलर बनाने की जो इंस्पिरेशन है वो एकेमेनिड एम्पायर से ली गई है। तो एकेमेनिड एम्पायर उस टाइम पे नहीं था जिस टाइम की ये बात कर रहे हैं, यानी हड़प्पन कल्चर की। तो रॉक एडिक्ट्स का भी लॉजिक यहाँ पे सही नहीं बन रहा है। और सीधी सी बात है, आप कोई भी एक एलिमिनेट कर लीजिए तो ऑल ऑफ द अबव तो एलिमिनेट हो ही गया। और हाँ आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन सबसे परफेक्ट आंसर है, सबको पता है कि आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन से तो होना ही है। तो हाँ। फिर अगर कोई भी आपने एक यहाँ पे लॉजिक से हटा दिया, ऑल ऑफ द अबव हट गया, और फिर बेस्ट आंसर चूज करने के लिए आप ए लगा सकते हैं। इसका आंसर ए होना चाहिए, आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन। ओके, इसका आंसर ए ही है। मुबारक हो। जी, ओके, बिल्कुल। तो मूविंग अहेड। व्हिच इज कंप्लीटली नॉट लॉजिक से। हाँ व्हिच इज नॉट द इंडो आर्यन लैंग्वेज। तो अब मेरा लॉजिक ये है कि गुजराती और उड़िया जो है, गुजराती तो भाई इधर बीच का है, तो हो सकता है कि आर्यन का हो। उड़िया भी उड़ीसा का है, मतलब अफ्रीका कैंसर के आसपास का है। तो ये भी हो सकता है कि वहाँ का। और मराठी भी मैं जानता हूँ कि एनसीईआरटी में पढ़ा हूँ कि मराठी जो लैंग्वेज है वो सौरसेना एक लैंग्वेज से इवॉल्व हुआ है, तो मराठी तो बिल्कुल, नहीं है। बिल्कुल। हाँ, तमिल बहुत दूर है। हम लोग का संगम जो एज है वो अलग ही कल्चर है, अलग ही, मतलब हम लोग का बाकी नॉर्थ इंडिया से काफी अलग कल्चर है, और संस्कृत के लेवल का लैंग्वेज है ये। तो मुझे लगता है कि इसका आंसर होना चाहिए, क्योंकि तमिल जो ऑड वन आउट है। बिल्कुल। यहाँ पे सब अगर आप और सिर्फ न्यूज़ ही पढ़ें तो ही काम हो जाएगा यहाँ पे। अगर डीएमके पार्टी की फुल फॉर्म पता है, द्रविड़ मुनेत्र कज़गम,
तो आपको समझ में हाँ आ जाएगा जो ये पार्टी तमिल बोलती है तो ये द्रविडियन है, और द्रविडियन लैंग्वेज का एक वो है टाइप। यहाँ पे एक ही है जो द्रविडियन है, तमिल हो गया सीधा। बिल्कुल। ये न्यूज़पेपर पढ़ने से कैसे न्यूज़पेपर फायदा होता है। नॉर्मल 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 चीजों से, एकदम नॉर्मल चीजों से सवाल होंगे। कोई ज्यादा आपको उसमें वो नहीं करना, बस दिमाग लगाना है, हम्म, अटेंशन रखना है, अटेंशन, जिंदा रहना। बस। ओके, राइट। इंडस वैली पीपल हैड कॉन्टैक्ट्स विथ, तो इजिप्टियंस, चाइनीज, मेसोपोटामियंस, सुमेरियंस। तो ये मैं पूरा का पूरा नॉलेज से सॉल्व करने का प्रयास करूंगा। तो मेसोपोटामियस जो वर्ड है, मैं इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो बुक पढ़ा था आर एस शर्मा पे, मैं वर्ड देखा था कि मेसोपोटामिया में हम लोग का कोई कौन कोइंस मिला हुआ है वहां पर, इस सिविलाइजेशन में। इंडस वैली पंच मार्क कॉइन जो था उस समय का, वो वहां पर मिला हुआ है मुझे। तो ये तो मेरे पास नॉलेज है। मुझे पता नहीं कि ये बाकी चीजों को कैसे एलिमिनेट किया जाए लॉजिक लगा कर। यहाँ पे देखिए इजिप्शियंस का अगर इसमें नॉलेज तो आपको चाहिए ही रहेगा, क्योंकि हम्म, यहाँ पे हम एक्सटर्नल के बारे में बात कर रहे हैं, आउटसाइड अब्रॉड के बारे में बात कर रहे हैं। उस टाइम का भी अब्रॉड था इजिप्शियंस और चाइनीज भी। तो देखिए चाइनीज के लिए तो थोड़ा सा मुश्किल ही है, क्योंकि भाई जी सबसे जो इकलौती हमें जम्मू एंड कश्मीर में भी अगर साइड मिली है तो वो मांडा है, और हम्म, वो भी कश्मीर में है, वो भी जम्मू की साइड में है, ऊपर जाएंगे तो वहां पे नहीं है। तो हमारे को ये तो पता ही है कि हिमालय ने हमें काफी प्रोटेक्ट करके रखा है, आइसोलेट करके रखा है एशिया से। तो चाइनीज थोड़ा डिफिकल्ट है। जब तक सिल्क रूट नहीं आएगा, चाइनीज से नहीं निकलेगा, तब तक इंडिया से कांटेक्ट उसका बहुत ही लिमिटेड रहेगा, ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट रहेगा। तो हम्म, आप यहाँ पे चाइनीज को तो एलिमिनेट कर सकते हैं। अब बात हम्म, रही इजिप्शियंस की और मेसोपोटामियंस की, तो इजिप्शियंस उस टाइम पे एज अ सिविलाइजेशन थे नहीं। इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे बहुत ही कम सिविलाइजेशन थी, उसमें से चाइनीज सिविलाइजेशन एक है और मेसोपोटामियंस है। और ये वही टिग्रिस नदी के ऊपर बना हुआ है मेसोपोटामिया, और इजिप्शियन सब नाइल रिवर पे बने थे। ऑलमोस्ट सेम इलाका है ये, आजकल का सीरिया और इराक का इलाका मेसोपोटामिया जाना जाता है। तो हम्म, उस टाइम पे इजिप्शियंस का राज नहीं था, तो वहां से ये कैंसिल हो जाएगा। अब सुमेरियंस और मेसोपोटामियंस में बचा तो जी, अब जब मैंने बात ही कह दी है कि ये सारे होने चाहिए तो मेसोपोटामियंस हो गया। पर ऑब्वियसली ये बात बिल्कुल सही है कि यहाँ पे थोड़ा लॉजिक से ज्यादा नॉलेज लग रहा है। बिल्कुल। इतना पता होना चाहिए कौन थे उस टाइम पे, इतना तो पता होना चाहिए, ये आपको इतना तो स्टडी करना पड़ेगा। हाँ, तो अभी जो आप एनालिसिस का मतलब ये है कि हल्का-फुल्का स्टडी भी करनी पड़ेगी आपको पीओके के हिसाब से। तो अगला सवाल जो बनेगा, सुमेरियंस पे आ सकता है। सुमेरियंस उसमें ऑप्शन हो सकता है। तो सुमेरियंस के बारे में थोड़ा-सा पढ़ लेना चाहिए अगर आप पीओके का एनालिसिस करना चाहते हैं अच्छे तरीके से तो। बहरहाल जी इसका आंसर मेसोपोटामिया ही बहुत है। सही कड़ी, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात कही गई है, क्योंकि इसमें एक इतना सा जोड़ना जरूर चाहूंगा मैं यहाँ, कि ऑप्शंस भी आपका स्टडी मटेरियल है। आगे जाके कोई ऑप्शन पे सवाल बन जाए और आपकी वो किसी किताब में ना लिखा हो, तो आप ये नहीं कह सकते ये कहाँ से पूछ लिया, ये तो पीवाईक्यू में था सब। बिल्कुल, यूपीएससी बोलेगा कोई एक्सक्यूज नहीं है जी तुम पे, पीवाईक्यूज में है ये, तो ये सवाल तो हम ऑप्शन से बना, आज मैंने क्वेश्चन की जगह ऑप्शन से क्वेश्चन बना दिया, बिल्कुल। कल को वो क्वेश्चन ऑप्शन में आ जाएगा। तो फिर जब वो हो सकता था तो तुम पे तो कोई एक्सक्यूज नहीं है ना। तो हुँ, ये ऑप्शन से जरूर ध्यान रखें, हुँ। जरूर समझ लें। अच्छा, आपको कोई आइडिया कि सिल्क रूट कब शुरू हुआ? राजन? अभी मेरे को आइडिया नहीं है, अभी मैं एकदम एक्यूरेटली नहीं कह सकता। वो देख लेते हैं हम लोग प्रोसेस के बारे में थोड़ा-सा आइडिया। अ, ये 2nd सेंचुरी बीसीई में शुरू हुआ। 2nd सेंचुरी बीसी। डायनेस्टी डायनेस्टी के साथ देखिए ना, एक बार डायनेस्टी देख लीजिए। चाइना में जनरली डायनेस्टी के अनुसार काफी याद रखा जाता है। हान ओके, डायनेस्टी, हान हान डायनेस्टी से डायनेस्टी। है सिल्क रोड। कहाँ पे हान लिखा हुआ है? सेकंड पैराग्राफ, थर्ड लाइन, फर्स्ट टू ओके, वर्ड्स। ओके, हाँ, ये हान डायनेस्टी। तो ये मैं है। लिख ही देता हूँ। और हाँ, पढ़ने की भी आदत डालें भाई, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी करना है, थोड़ा पास रखें अपने आप को, स्कैन करना सीखें, जी, और फटाफट देखें, बहुत पढ़ना है, मजा जी। आएगा ऐसे ही। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। Lothal is connected as excavation site of the civilization.
तो ये तो बहुत ही आसान सवाल है। देखिए सुमेरियंस, देखिए ये तो सवाल बहुत रिपीट आसान हुआ। है। इस सुमेरियंस देखिए, ये जो दोबारा ये वर्ड रिपीट हुआ, तो ये मुझे लगता है कि ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम लोग को पढ़ लेना चाहिए। तो इसका आंसर मेरे हिसाब से आईबीसी होगा, क्योंकि लोथल बहुत ही प्रोमिनेंट साइट है और बहुत बार पूछा हुआ है। बिल्कुल। तो इसका और का एक। ये तो हर जगह ही आता है, ये तो काफी एनसीईआरटी खोला हो, केबीसी अगर देखा होगा तो भी पता होगा। अच्छा, ओके। देखिए फिर दोबारा पूछा, 1981 में पूछा, 92 में भी लोथल के बारे में। Lothal is a closed water system, poisonous gas, place in Gujarat where excavation have established a link with the IVC. Legal action taken against defectors. तो obviously ये है, तो obviously सी हो जाएगा। देखिए, उन्होंने सीधा कहा कि भाई उस टाइम पे तो पीवाईक्यूज मिलना बहुत डिफिकल्ट था, हाँ, तो कॉपी मार सकता था यूपीएससी का भाई आराम से। पर बिल्कुल। आजकल आसान है तो बिल्कुल नहीं छोड़े, उन्होंने सीधा ही सवाल ने हाँ, आगे। सिक्स्थ क्वेश्चन में, द स्क्रिप्ट ऑफ आईवीसी वाज। देखिए आईवीसी का जो स्क्रिप्ट है वो अभी भी अनडेसिफर्ड है, पता नहीं लगा पाया है कि क्या लिखा हुआ बीट्स में, और उनका कुछ बोर्ड भी मिला हुआ है। मुझे एक्जैक्टली याद नहीं कि वो बोर्ड पनावाली में शायद मिला हुआ था वो बोर्ड, जो एडवर्टाइजमेंट बोर्ड जिसको कहते हैं। तो मुझे पता धोलावीरा नहीं। में, वो धोलावीरा में, ओके। धोलावीरा में मिला है। ओके, धोलावीरा धोलावीरा में। में है। आगे भी शायद इसमें सवाल है मेरे ख्याल से इसके ऊपर। अच्छा अच्छा। तो मेरे हिसाब से इसका अनडेसिफर्ड होगा कि संस्कृत, पर्शियन, द्रविडियन उस समय एग्जिस्ट नहीं करती थी। हाँ, और यहाँ पे जो है आईवीसी वाला जो एक थोड़े बहुत लोग होते हैं जो इनको बोलते हैं द्रविडियन, आपको न्यूज़पेपर में मिल जाएगा। पर वो सिर्फ एक डिबेट और पॉलिटिकल स्टैंड है, अनडिसाइफर्ड ही है हर जगह। अभी हम्म, तक कोई बता नहीं पाया क्या लिखा हुआ है। ओके। बहुत बड़ी डिस्कवरी होगी वो। तो सिक्स का आंसर भी डी होगा। Which of the following presents the most significant features of the IVC? Building with perfect arc, use of burnt mud bricks, use of sun dried bricks, none of this. देखिए मुझे, मेरे हिसाब से आर्क जो है ये तो मुस्लिम लोगों का है, तो ये तो मेडिवल टाइम में शुरू हुआ। परफेक्ट लिख दिया, परफेक्ट एक बहुत बिल्कुल। ही एक्सट्रीम वर्ड है। ठीक है। यूज ऑफ बर्न्ट मड ब्रिक्स और यूज ऑफ सन ड्राइड मड ब्रिक्स, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है कि हड़प्पा में हम लोग को बर्न्ट मड ब्रिक से मिला था देखने को, जो घर बना हुआ था। लेकिन जो वैदिक सिविलाइजेशन था, वहां पर काफी हद तक जो हाउसेस बने हुए थे वो सन ड्राइड मड ब्रिक से बना हुआ था। क्या मैं सही कह रहा हूँ? बिल्कुल, बिल्कुल सही है। ये बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है। हाँ, ये यहाँ बहुत तो इंटरेस्टिंग दिखता है पार्ट कि है। एक अर्बन और पेस्टोरलिस्ट के बीच में डिफरेंस है ये। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो भी दिखता है कि भाई अर्बन से कैसे एक पेस्टोरल चला गया, मतलब वो लोग और इवॉल्व क्यों नहीं किए, वो लोग डिवॉल्व क्यों कर गए। तो यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट था, और उस पर सवाल पूछ दिया यूपीएससी। तो सेवन का आंसर उसके हिसाब से बी होना चाहिए। भी। और एक ओके। खास बात और है कि ये यहाँ पे बर्न्ड मड ब्रिक्स होने का सिंपल रीजन एक और भी है कि यहाँ पे रेशियो भी परफेक्ट है। 4:2:1, 4 लंबाई और 2 चौड़ाई और 1 हाइट रेशियो में ओके। रह रहे हैं सारे। तो यहाँ पे ओके। बकायदा इससे आगे बढ़ते हैं तो समझ में आता है, पूछ लेते हैं लोग। ये सवाल बन जाता है जिसमें ये पूछा जाता है कि वहां पे कोई एडमिनिस्ट्रेशन थी कि नहीं। जब ओके। वेट्स और मेजरमेंट्स एकदम परफेक्ट हैं तो वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन जरूर है। कोई गिल्ड है या समथिंग है जैसे श्रेणी वगैरह, वो सब कुछ है। तो वो थोड़ा ध्यान में रखें क्योंकि आईवीसी इतना जबरदस्त क्वेश्चन का एक खजाना है जो कि प्री में भी और मेंस में भी होता है। तो ये सब कुछ कनेक्ट करते चलते चले जाएं, अटेंटिव रहें, बढ़िया है। बिल्कुल। जब मौका मिल रहा है तब समझो। हम्म। देखिए आईवीसी वाज स्प्रेड ओवर। पहला ऑप्शन है बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब, राजस्थान। सिंध, पंजाब, कश्मीर। अफगानिस्तान, सिंध, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, कश्मीर, नन ऑफ दिस। तो अभी हम लोग देखे थे ऊपर लोथल का, और लोथल जो है गुजरात में। ठीक है। और हम लोग देखेंगे मांडू भी, भाई ने बताया अभी, मांडू जो है कश्मीर में। ठीक है। और अफगानिस्तान से हम लोग आईवीसी जो है ट्रेड करते थे, तो भी प्रिसाइज जो ब्लू कलर का स्टोन होता है, लापिस लजुली कहते हैं उसको, वो ट्रेड करते थे। अफगानिस्तान तक आईवीसी स्प्रेड किया था कि नहीं किया था वो मुझे नहीं पता, परंतु गुजरात में 100% आईवीसी सिविलाइजेशन था। सुरकोटाटा, लोथल, धोलावीरा, सब के सब गुजरात में पाए जाते हैं। तो मेरे हिसाब से आंसर इसका सी होना चाहिए, बट अफगानिस्तान में मैं कंफर्म नहीं हूँ कि वहां पर पहुंचा।
इसका आंसर सी ही होना चाहिए। पर एक बार दिखाइए, एक इम्पोर्टेंट चीज मुझे बतानी है, एक बार इसका आंसर दिखाइए। 8 का आंसर ए है। ए दे रखा है। हाँ। 8 का आंसर ए दे रखा है, ये इनकी गलती है पीडीएफ की। इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि सोर्सेज भी, जो आपके सोर्सेज हैं पीवाईक्यू के, वो स्पेशली जब बहुत पुराने टाइम से, बहुत पुराने, जैसे 1984 का सवाल है, तो वहां पे कोई कीज ऑनलाइन थी नहीं, तो ये बहुत ही तब से अगर कोई गलती होगी तो आती चली जाएगी आज तक भी सोर्सेज में। तो जरूर इसमें अगर कुछ गड़बड़ लग रही हो, लॉजिक ना बन रहा हो, जैसे यहाँ पे लॉजिक नहीं बन रहा कि गुजरात है, ऑब्वियस सी बात है, पर ऊपर लिखा नहीं हुआ है गुजरात, तो जरूर गूगल कर लें, गूगल पे सर्च कर लें, थोड़ा सा रिसर्च कर लें, अपनी जिज्ञासा को शांत करें, लॉजिक बना रहना चाहिए। इसीलिए लॉजिक इंपॉर्टेंट है। कल को यहाँ पे तुमने ये सोच के चले गए कि अच्छा गुजरात में था ही नहीं जी, आईवीसी, गलत चीज पढ़ लिए, पर सबको पता है गुजरात में था। तो इसीलिए लॉजिक सबसे ऊपर है, याद रखिए। जैसे अभी भाई ने बताया, गुजरात में है, कश्मीर में है, राजस्थान में है, बानावली है, राजस्थान हरियाणा में है, तो राखी गढ़ी वगैरह, ये बानावली हरियाणा में हो गया, राखी गढ़ी राजस्थान में हो गया, तो कैसे नहीं हो सकता। तो ये जरूर ध्यान रखें और फिर तभी आगे बढ़े। चलिए अगला। मैंने एक जगह सुना था, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि यूपीएससी जो है अपना आंसर की 2000 या 2010 के बाद निकालना शुरू किया, उसके पहले यूपीएससी नहीं था। इज दैट करेक्ट? इसका मुझे कोई आइडिया नहीं है, मुझे ऐसा लगता 2010 है से पहले मैंने का। मैंने उनको सुना था, सत्यम जैन को, उन्होंने ये बोला था कि 2010 के बाद का मतलब यूपीएससी नहीं, उसके पहले अच्छा यूपीएससी अच्छा। आंसर नहीं निकालता था। मुझे नहीं पता, अगर यूपीएससी नहीं निकालता था फिर तो ये लोग 100% गलत किए। हाँ, फिर यूपीएससी, तो हाँ। गलत ही है, और इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो क्वेश्चन से मतलब है वैसे भी। जरूर चेक करें ना, और इसीलिए इसीलिए अटेंटिव रहना बहुत आवश्यक है भाई। पढ़ाई के समय अटेंशन बिल्कुल मेंटेन करके रखें। हाँ। जो द फॉलोइंग वाज नॉट नोन टू आईबीसी। हमने अभी देखा कि भाई के पास आयरन के समय आया हुआ है, ठीक है, और ब्रॉन्ज एज तो हम लोग बोलते ही है आईबीसी को। आईबीसी को तो ब्रॉन्ज एज ही बोलते हैं, ठीक है। और ये तो बिना कॉपर आईबीसी के ब्रॉन्ज नहीं बन सकता। बिना कॉपर के ब्रॉन्ज। हम लोग अभी देखे थे कि कॉपर जो है चालकोलिथिक, बिल्कुल। ठीक है। सिल्वर गोल्ड हम लोग देख लिए कि सिल्वर गोल्ड, बचा आयरन, जो वैदिक पीरियड में आया था, और वैदिक पीरियड जो आईबीसी के बाद आया था। ऑब्वियसली मेरे हिसाब से आयरन होना चाहिए इसका आंसर। बिल्कुल इसका आंसर आयरन ही है। काफी फेमस सवाल है ये गाड़ देगा यूपीएससी आपके दिमाग में कि हाँ आयरन नहीं था आईबीसी लोगों पे। Okay, so let's move ahead. Which of the following was the principal article food of the IV Indus Valley people? तो देखिए, राइस हस्क वहां पर मिला हुआ है, ठीक है, परंतु राइस एग्जैक्टली मैंने पढ़ा नहीं कहीं। एक के बारे में तो कभी नहीं पढ़ा, मेज के बारे में मुझे याद नहीं। वेट एंड बार्ली जो था आईबीसी के लोग 100% उगा देते हैं, ये मैंने पढ़ा है एग्जैक्टली। तो ये सवाल में मैं कोई लॉजिक नहीं लगा पा रहा हूँ, परंतु नॉलेज से मैं इसमें वेट मार दूंगा। हाँ, नहीं नहीं, बहुत आराम से इसका लॉजिक बन सकता है यहाँ पे। देखिए, राइस, स्पेसिफिकली राइस को उगाने के लिए बहुत पानी चाहिए होता है, और सिंपली आयरन के ना होने के कारण, जब क्यों क्यों आपका यूपी में सिर्फ आलमगीरपुर तक ही है, वो इसीलिए, क्यों बंगाल तक नहीं है आईवीसी, क्योंकि बहुत ही ज्यादा फर्टाइल है सॉइल, तो वहां पे तो सब कुछ उग जाना चाहिए था, आराम से रह सकते थे। सिंपली रीजन ये था कि इस इलाके में बहुत ही हैवी और डेंस फॉरेस्ट हुआ करते थे, जिनको काटने के लिए आपको आयरन के एक्सेस की आवश्यकता होती है। अब अगर इन पेड़ों पे कॉपर का एक्स मारेंगे तो वो मुड़ जाता है, तो इसीलिए वो आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। वहां पे आयरन की खोज बहुत इंपॉर्टेंट है, तो राइस बेल्ट जो है वो नहीं मिल पाएगा, क्योंकि राइस बेल्ट को बहुत पानी चाहिए होता है। अब दूसरा चीज है, यहाँ पे पढ़े, वर्ड लिखा है प्रिंसिपल आर्टिकल, प्रिंसिपल यानी पहला ही होना चाहिए। और अब यहाँ पे आया मेज और व्हीट और एग्स। एग्स तो सभी खाते हैं शुरुआत से ही, ओमनीवोरस है ह्यूमन बीइंग, एक ओमनीवोरस एनिमल है, वो सब कुछ खाता है। पर यहाँ पे व्हीट जो है, सबसे पहली ग्रास उगाई गई है व्हीट, क्योंकि मेज इतना ज्यादा प्रोडक्टिव नहीं होता है। सबसे ज्यादा अगर कोई ऐसा ग्रेन है जो कि उगाएं तो सबसे ज्यादा फूड पैदा करे, तो वो व्हीट है। मेज
सब जगह उग जाता है पर प्रोडक्शन थोड़ा कम होता है, उसके लिए थोड़ी और टेक्निक वगैरह की आवश्यकता होती है। तो व्हीट यहाँ पे एक है, और हमें पता भी है जिस एरिया में, नॉर्थ वेस्टर्न एरिया में हमने देखा है कि व्हीट ही आजकल भी उगता है। बस पानी की दिक्कत होती है, इंडस के साथ था ही पानी, तो उसकी भी कोई दिक्कत नहीं रही। तो बिल्कुल। ये है, व्हीट होना चाहिए इसमें। सर 10 का ही है। व्हीट है। ओके, which of the following is a characteristic feature of the Indus Valley civilization? Their chief deities were Mother Goddess and Shiva. They worshipped bulls. They had all amenities of a developed city life. They did not know. ये तो हमने बहुत बार देखा कि भाई आयरन के बारे में नहीं जानते थे। मैं पढ़ा हूँ कि मैं ये नहीं पढ़ा हूँ कि वो लोग बुल को वर्शिप करते थे कि नहीं, परंतु बुल का बहुत सारा जो टेराकोटा फिगर है, जो एक ब्रॉन्ज फिगर है बुल का, जो नोट मोहनजोदारो में मिला हुआ है, और मदर गॉडेस तो मिला हुआ है। शिवा एग्जैक्टली ये वर्ड मेंशन नहीं है, बट पशुपति सील करके एक मिला हुआ है जिसको शिवा ही कहते हैं अभी के समय। थर्ड ऑप्शन में है दे हैड ऑल द अम्यूनिटीज ऑफ अ डेवलप्ड सिटी लाइफ। हम जानते हैं कि वहां पर डेवलप्ड सिटी लाइफ थी, परंतु ऑल अम्यूनिटीज बहुत ही एक्सट्रीम वर्ड लिखा हुआ है। तो ये सवाल मैं नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मुझे सारे ऑप्शन सही लग रहे यहाँ पे एक्यूरेसी का एक बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बढ़िया चीज है। एक तो यहाँ पे पूछा है कैरेक्टरिस्टिक फीचर इंडस वैली सिविलाइजेशन का। भाई किसी चीज की कमी फीचर नहीं हो सकती। बिल्कुल। बी ऑप्शन ट्रू है, पर सही ऑप्शन नहीं है, बिल्कुल। क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है। ये चीज यहाँ पे रखनी चाहिए। अब जैसे वो वर्शिप बुल्स का, देखिए बुल्स के टेराकोटा फिगर्स हैं और टेराकोटा फिगर्स मदर गॉडेस के भी हैं, पर बुल्स का कोई रिलीजन के बारे में बात नहीं करी गई है, क्योंकि अगर आप ये याद रखें पशुपति सील के अंदर ही, तो वहां पे आपको जो उनके आसपास के एनिमल्स दिखेंगे तो वो उनके आसपास हैं, तो यानी कि एनिमल से ज्यादा उस छवि की पूजा करते होंगे, जो कि प्रोटो शिवा के नाम से जाना जाता है। लोगों की एग्जैक्टली वो प्रोटो शिवा बोलते हैं, कहीं कुछ टेक्स्ट में रुद्र लिखा हुआ है, जो कि इनका पिछला कह सकते हैं लोग शिव को इस तरीके से समझते थे। शिव वैष्णव, शिव जो है शैविज्म का एक समझ है, जो कि जिसको हम शिव बोलते हैं, भगवान शिव बोलते हैं। तो इतना इस चीज के बारे में नॉलेज आईवीसी वाले लोगों को नहीं थी। अब यहाँ पे बस यही दिक्कत है कि ऑल एम्यूनिटीज एक बहुत ही एक्सट्रीम वर्ड है। ऑफ डेवलप्ड सिटी लाइफ अपने आप में थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है कि भाई डेवलप्ड सिटी का मतलब क्या बोला जा रहा है। भाई डेवलप्ड सिटी आज के जमाने की डेवलप्ड सिटी नहीं, मेरे ख्याल से वो थोड़ा एक्सेसिव हो जाएगा। पर ऑल एम्यूनिटीज वहां पे आप जब सोचने लगेंगे तो सभी कुछ था वहां पे। एडमिनिस्ट्रेशन था वहां पे, सीवेज था, सैनिटेशन था, पब्लिक बैथिंग भी थी जो आपके मोहनजोदाड़ो में ग्रेट बैथ है, एंटरटेनमेंट था, और रिलीजन का भी फ्रीडम था। बस वॉर नहीं थी, और डेवलप्ड सिटी लाइफ में तो वॉर होती भी नहीं है। तो अगर मैं लगाना चाहूंगा तो फर्स्ट, क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्टली शिवा लिखा हुआ है, इस कारण से मैं इसको हामी नहीं भर सकता। मदर गॉडेस तक ठीक है, पर शिवा गलत हो गया। यूपीएससी में थोड़ा ये पैटर्न भी है, जब हम एग्जामिनर की साइकी के बारे में बात करते हैं तो ये भापने की कोशिश करता है कि बच्चा कितना एंजाइटी बच्चे में कितनी हो सकता है। आप ये देख लें कि अरे चीफ डेटीज ऑफ मदर गॉडेस मैंने पढ़ा हुआ है एनसीईआरटी में, खटाक से लगा दिया, आगे बढ़ गए, टाइम नहीं है ये वगैरह। तो वो ऐसे ही करता है, आधा लाइन सही होगी, आधी लाइन गलत होगी, उस पर ऑप्शन गलत हो जाता है और आंसर गलत लग जाता है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे शिवा जो है कंप्लीटली एक्यूरेट नहीं है। प्रोटो शिवा होता मैं बिल्कुल इसी पे ही लगाता, पर अब बाकी दिख गए तो मैं सी पे इसको जाना चाहूंगा, क्योंकि मैं जितना जहां तक सोच सकता हूँ वो सारी अम्यूनिटीज अवेलेबल थी जो उस टाइम की डेवलप्ड सिटी लाइफ में दी जा सकती होंगी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी इसी लाइन में सोच रहा था, परंतु ऐसा भी एक प्रोबेबिलिटी हो सकता है कि इस सवाल में नॉट लिखा हो। अगर नॉट लिखा होता सी मारता है इसमें, और यस लिखा हुआ है तब भी सी ही मारो। ये दोनों साइकोलॉजी पे डिपेंड करता है किस प्रकार से। बिल्कुल। हाँ,
ये काफी सही है। अगर नॉट होता तो ऑल एम्यूनिटीज सुनते ही आप इसमें कोई ना कोई एक ऐसी एम्यूनिटी देख लो जो कि नहीं है। इसमें फिर वही है, लॉजिक थोड़ा सा ध्यान से ही लगाना चाहिए कि हाँ। अगर ऐसा होता कि नॉट होता तो भी सी ही लगाना चाहिए था। ये तो नहीं, अगर अगर नॉट होता तो मैं फिर ये लगा देता वर्शिप बुल्स या समथिंग। ओके। पर ऑल नॉट होता तो उसमें जरूर देख लें कि जब भी ऐसे एक्सट्रीमिस्ट आंसर, एक्सट्रीमिस्ट ऑप्शन है, उसमें फिर एक भी कॉन्ट्रडिक्टरी चीज ढूंढ लें और वो जैसे ही मिल जाएगी फिर लगा दो उसको, एक चलेगा बस। क्योंकि हमें तो फुल मार्क्स लाना नहीं है, हमें प्रोबेबिलिटी भी खेलना है। तो एक्सट्रीम बिल्कुल वर्ड्स वाले सारे सवाल को मारूंगा तो 10 में से 7 से ही होंगे, 6 से होंगे, तो हम लोग नेट पॉजिटिव में रहेंगे। तो उस साइकोलॉजी से हम लोग को ट्राई करना है। आंसर है 11 का सी आंसर है। ओके। सही है। Moving ahead, near the banks of which one of the following rivers, the excavation in recent year has brought to light that Indus Valley civilization percolated to far south. तो देखिए, ये हमें पता है कि दाइमाबाद जो है हम लोग का साउथर्न मोस्ट पॉइंट है आईवीसी का, जो महाराष्ट्र में मिलता है, गोदावरी के आसपास है वो। अब ये कहा गया, देखिए महानदी तो बहुत दूर है, वहां तो होगा नहीं, ये ऑप्शन तो मैं निकाल देता हूँ। ठीक है, गोदावरी तो पहले से पता है हमको। तो रिसेंट ईयर में अगर ये कुछ खोजा गया है, गोदावरी तो होगा नहीं, कुछ नया ही होगा, गोदावरी के बाद ही होगा। तो या तो कृष्णा होगा या तो कावेरी होगा। और कावेरी में हम लोग अभी अभी पढ़े, वहां पर तमिल लैंग्वेज द्रविडियन जो था वहां पर चल रहा था, और वो आईबीसी से बहुत अलग है। जब आईबीसी चल रहा था नॉर्थ में, तो साउथ में वो लोग स्टोन एज पे जी रहे थे। तो हो सकता है कि कावेरी हो सकता है कृष्णा हो, परंतु ज्यादा प्रोबेबिलिटी मुझे लग रहा है कि कृष्णा हो, क्योंकि गोदावरी पहले से था, वहां से हल्का से आगे बढ़ा होगा ना, पूरा साउथ तो नहीं चला गया होगा। उस लॉजिक से मैं बिल्कुल कृष्णा मानूंगा इसमें। बिल्कुल, ये बेस्ट टाइप का लॉजिक है जो कि आप लगा सकते हैं यहाँ पे। सबसे फास्ट और एफिशिएंट, और वही बात जो पहले कही गई, 100% नंबर नहीं लाने हैं भाई, हम्म, फटाफट करो जो समझ में आ रहा है, और बस लॉजिकली साउंड लग रहा है तो लगा दो। बिल्कुल। तो इसमें 12 का सी ही है। देखो एकदम परफेक्ट। देखिए 1988 का सवाल है, ये पक्का न्यूज में चल रहा होगा, लेकिन अभी भी हम लोग इसको सॉल्व कर पा रहे हैं बेस्ड ऑन प्योर लॉजिक। लॉजिक तो लगेगा, अभी तो भरोसा नहीं होगा तो 2020 के भी दिखाएंगे, 2020 से दिखाएंगे सारे। हाँ उसमें जब हाँ लॉजिक लेंगे तब तो मजा ही आ जाएगा कि यहाँ पे तो अभी एलिमिनेट करने के लिए चार ऑप्शन देखने भी पड़ रहे हैं। हाँ बीच में जो हुआ था 2010 में, उसमें तो हाँ एक ऑप्शन लगा, एक ऑप्शन, एक स्टेटमेंट गलत पता चल गया, पूरा सवाल ही सॉल्व हो गया। आपको 2020 में भी दिखाएंगे लॉजिक, पूरा लगेगा जिसमें ऐसा ही हाँ। देखना पड़ता है, चारों चारों को सब कुछ पहले लगता तो है, हर जगह लगता है। पहले तो ये कहा जाता था कि यार लॉजिक वाला सवाल अभी अभी शुरू हुआ है, पहले तो पूरा फैक्चुअल और होता था। लेकिन हम लोग अभी दिखाएं 15-20 सवाल करके कि देखिए किस प्रकार से इसमें लॉजिक लगाया जा सकता है। और ये तो तो एंशियंट हिस्ट्री है, एंशियंट हिस्ट्री में लॉजिक लग रहा है यहाँ पे, सबसे पहले वो देखिए, एंशियंट हिस्ट्री में लॉजिक लग रहा है जी। बिल्कुल अभी बिल्कुल। ऐसा भी होता है कि एंशियंट हिस्ट्री पूरा छोड़ दो, एक आध जो सवाल तुम्हें पता है वो कर दो, बाकी पूरा पेपर लॉजिक से सॉल्व हो जाएगा। हम्म। तो भाई, तो आदत बनाओ, हर जगह लगाने की कोशिश करो, सारे सवाल पढ़ो, कौन से लॉजिक से हो रहे हैं उनको करो, सारे ही बिल्कुल होंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता, इसीलिए तो जनरल स्टडीज है पेपर, एक्सपर्ट थोड़ी पूछ रहा है वहां पे, कौन बैठा हुआ है। बिल्कुल बस यही होना चाहिए, लॉजिक कितना अच्छे से लगाते हो यही सीखो, यूज ओके। करो, समझ में आएगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द एंशिएंट पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री अर्बनाइजेशन वाज फॉलोड बाय पेस्टोरल लाइफ। ओके, हम लोग अभी अभी देखें, बहुत सारा सवाल में देखें अभी कि हड़प्पा में अर्बनाइजेशन था, उसके बाद वैदिक में लाइफ आ गया। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट तो सही है, हड़प्पा वाज एन अर्बन, ये भी सही। लेकिन ऐसा क्यों हुआ, अर्बनाइजेशन से और बेटर अर्बनाइजेशन होना चाहिए था, पेस्टोरल क्यों हुआ, ये उसका रीजनिंग होना चाहिए था। कि भाई देखिए वहां पर बाढ़ आ गया, या फिर वहां के सारे या इन्वेजन हुआ, जो भी थ्योरीज चल रही है अभी, वो आपका रीजन में होना चाहिए था, परंतु रीजन में कुछ और ही दिया हुआ है। मेरे हिसाब से आंसर इसका बी होगा। हाँ, बिल्कुल। हर ये आर एक बस एक फैक्ट है जो कि एक्सप्लेन नहीं करता कि पेस्टोरल लाइफ क्यों फॉलो हुई।
एक बार देख लीजिए, मेरे को ये थोड़ा सा वैसे कंट्रोवर्शियल सा भी है यहाँ पे। देखते कि आप लोग यहाँ पे अगर कमेंट करें कि यहाँ पे क्या दिक्कत थी आगे बढ़ने से पहले, तो देखते हैं आप कितने अटेंटिव हैं। बाद में तो मैं बताऊंगा ही कि मुझे क्या लग रहा है यहाँ पे गड़बड़। देखिए 13 को तो बी ही लग रहा भी है। तो जो वही जिन्होंने पॉज करा, कमेंट करा, थैंक यू। अब देखो जी, यहाँ पे इन्होंने लिखा है एंशिएंट पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री अर्बनाइजेशन वाज फॉलोड बाय पेस्टोरल लाइफ। कीवर्ड है एंशिएंट पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री। ये आईवीसी के लिए तो ठीक है, पर एंशिएंट पीरियड बहुत बड़ा है, जिसके अंदर बहुत सारे जगह, जैसे आपके तमिलनाडु ही लीजिए, वहां पे अर्बनाइजेशन ही बाद में आया था और उसके बाद वो पूरा ही अर्बन रहा। वहां पे किंगडम्स बने, सब कुछ हुआ जैसे नॉर्मली एक्सपेक्टेड है। ये जो बात कही गई है, ये सिर्फ हड़प्पन सिटीज के लिए, हड़प्पन सेटलमेंट्स के लिए ही ठीक है। तो ये है यहाँ पे कंट्रोवर्सी कि ये करेक्ट, एकदम 100% करेक्ट नहीं है। और यहाँ पे हो सकता है कि आंसर एक्चुअली में डी होता, क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल। अगर ये 100% एक्यूरेसी पे हम जानने लगे, तो अगर मैं मान लीजिए कोई भी ऐसी साइट उठा लूं जिसके अंदर ये चीज हुई नहीं, मान लीजिए मैं अरिका मेदू उठा लेता हूँ। बिल्कुल अरिका मेदू में उठाएंगे, चैल्कोलिथिक आएगा, चैल्कोलिथिक के बाद अर्बन आएगा, अर्बन के बाद किंगडम आएगा, वहां पे नहीं होगा ये। तो वो एंशिएंट पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री का पार्ट नहीं है क्या? बिल्कुल है पार्ट। तो वहां पे क्या हुआ? क्या ये असर्शन गलत हो गया? मेरे हिसाब से यहाँ पे ये असर्शन जो है थोड़ा गलत हो गया। तो ये बात देखी, हमने समझी, और क्योंकि ये आईवीसी में किसी ने लिखा हुआ है, तो इसीलिए वो आईवीसी के बारे में ही सोच रहा है। तो इतना अटेंशन रखना चाहिए। देखते हैं किस किस ने लिखा होगा, आगे बढ़ते हैं। ये काफी ये डिफरेंट मेरा पर्सपेक्टिव था। एनालिसिस है। मैं तो ये सोचा नहीं था कि इस प्रकार से भी सोचा जा सकता है। मुझे लगा कि ये तो हड़प्पा के टॉपिक में दिया हुआ है 13 नंबर सवाल, हड़प्पा से सोचते हैं इसको और हड़प्पा से सॉल्व कर दिया। देखिए ये भी एक तरीका हो सकता है कि ये गलत हो सकता है अगर हम द्रविडियन और आर्य की बात करें। हाँ, यहाँ में मिस कर दिया। तो इसका आंसर ओके 14 नंबर है मेटल्स नोन टू इंडस वैली सिविलाइजेशन। मतलब कितना बार पूछेगा ये सवाल। गाड़ देगा दिमाग में, तब तक छोड़ेगा नहीं। देखिए आयरन नहीं था, आयरन हटा दीजिए। ठीक है, सिल्वर था, ये भी हटा दीजिए। आयरन नहीं था, ये भी हटा दीजिए। तो ये आंसर बस बच गया, सिंपल। ये तो खैर अब तक तो गड़ जाना चाहिए सबको। तुम सड़क पे पूछ लो किसी से भी, सड़क को बताओ पूरे चिल्ला चिल्ला के कि आईवीसी में आयरन नहीं था, आईवीसी में आयरन नहीं था। कम से कम 7-8 सवाल देख लीजिए जिसमें आयरन के ऊपर सवाल किया। ओके, हड़प्पन डिड नॉट नो यूज ऑफ ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है। वो देखना, ईयर क्या था पिछले वाले का? ईयर 1988। भाई फेवरेट क्वेश्चन था ये इनका। कितने बच्चों ने गलत किया है यार उस टाइम पे, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। नहीं, गलत गलत नहीं किए होंगे, किए होंगे मुझे लगता है। ओके, फॉलोइंग आर्कियोलॉजिस्ट इनिशियली डिस्कवर्ड साइट आईवीस। यहाँ पर मैं हाथ खड़ा कर दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर मुझे ना ही इसका नॉलेज है और ना ही मेरे पास कोई लॉजिक है इसको सॉल्व। कोई कंप्लीट लॉजिक नहीं फैक्ट। है। ये वाला सवाल अगर पेपर में इस टाइप से आए तो भाई छोड़ दो, जब हाँ तक पता ना हो। हाँ ये मैं नहीं बिल्कुल। जानता। ये तो लॉजिक से ही हो सकता है। मुझे बस इतना पता था कि कोई इंडियन था जिसने हड़प्पा का सिविलाइजेशन पहली बार फाइंड करा था, बस। इंडियन था तो तो फिर इसके हमारे अलावा पास नहीं पता। बीडी बचता है, बीडी में से कोई एक मार देना। हाँ, बस इतना कर सकते हैं, बस इतना था, वो भी नॉलेज थी भाई, बस इतना था। इसका आंसर सी है। और एनालिसिस का चलो, मतलब ये होता है कि अभी हम चारों ऑप्शन के बारे में विकिपीडिया से निकाल के बेसिक कुछ लिख देना पड़ेगा क्योंकि ये ऑप्शन रिपीट हो सकता बिल्कुल। है दोबारा। हाँ, एक बारी मैं देख ठीक है। लेता हूँ, जैसे मैं फटाफट अगर अपने में देखूं, तो ये देखें कि भाई दयाराम साहनी कौन है, इतना ही देख लेता हूँ मैं। आर्कियोलॉजिस्ट लिखा आ रहा है भाई। और कुछ मिला उसके बारे में। हड़प्पा साइट इन्होंने फाइंड करी थी, ये पता चला यहाँ से। और ओके मोहनजोदारो आपके सी ने, यानी बनर्जी ने फाइंड करी है। तो दोनों ही इंडियन थे, हड़प्पा और मोहनजोदारो दोनों। बढ़िया है। ओके, बढ़िया। ठीक है, आगे बढ़े। हाँ जी।
रोमन सेटलमेंट इन इंडिया इज फाउंड एट, ओके, तो ये सवाल भी देखिए, लॉजिक लगा सकता हूँ। उज्जैन तो नया सिटी है, वहां तो होगा नहीं। कौसम्बी लेफ्ट में, बिहार साइड, उत्तर प्रदेश बिहार साइड, वहां भी मुझे नहीं लगता कि होगा। जो भी होगा ये पोर्ट में होगा। अब के शूद्राकाश, शूद्राकाश जैसे बोलते हैं इसको, मुझे नहीं पता ये क्या है। लेकिन अरिका मेडू मुझे पता है, ये जो है पोर्ट है आंध्र प्रदेश में। तो बी और सी में से अगर मुझे मारना पड़े तो मैं सी मारूंगा, परंतु इसमें भी इशू है कि रोमन सेटलमेंट जो होना चाहिए वो अगर वेस्ट पे होता तो ज्यादा बेटर होता। आंध्र प्रदेश में सी प्रोबेबिलिटी की हो ना हो, फिर भी मैं इसमें अगर मतलब छोड़ ही दूंगा मैं। अगर मारना पड़े, अगर मेरा सवाल नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कम रहे इसमें, तो मैं सी ही मारूंगा। तो जी हाँ, इसके अंदर मैं ये है एक लॉजिक जो मेरे को समझ में आता है कि जैसे इन्होंने बताया उज्जैन और कौशाम्बी और शूद्रकाश, यहाँ पे ये सारे जो हैं कहीं ना कहीं महाजनपदों में हैं। ओके। तो ये नॉर्दर्न है ऑलमोस्ट सारे। उज्जैन अवंती के साइड पाया जाएगा। तो हम्म। अब यहाँ पे एक चीज है जो कि एक नॉलेज का पीस आपको पता होना चाहिए, जो कि सिंपल होना चाहिए। जब भी पढ़े तो थोड़ा सा इस तरह से एनालाइज करें जो सिंपल हो। तो जो फॉरेन कॉन्टैक्ट्स रहे हैं इस ड्यूरेशन में एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में, तो जनरली साउथ में आपका दो लोगों से रहे हैं, रोमन और साउथ ईस्ट एशिया। और हम्म। सिंपल लॉजिक क्या है? पेपर। रोमन पेपर ले जाते थे और साउथ में इसका नाम यावन प्रिय रहा है। यावन प्रिय। यावन प्रिय, ये लिखा हुआ है एनसीईआरटी में हम्म। कि पेपर का नाम यावन प्रिय है और बिल्कुल। रोमन ले जाते थे, ये लिखा हुआ है। इतना पता हम्म। हो तो इतना लॉजिक बन जाएगा कि जिस साउथ में रोमन्स का था और साउथ हम्म। ईस्ट एशिया का था। तो इतना अगर पता हो तो बहुत लॉजिक आगे बढ़ जाएंगे। एक नॉलेज से लॉजिक बहुत बन जाएंगे। सीधा यहाँ पे आ गए, फिर अरिकमेड हो गया, बिल्कुल एक बिल्कुल, बचा ये हुआ। अरिकामेडो साउथ इंडियन वर्ड है, ज्यादा प्रोबेबिलिटी इसका हो जाता है। और शूद्राकाश जो है मुझे लगता है कि नॉर्थ इंडियन इंडियन वर्ड है। और अगर ये महाजनपदा हाँ, का है तो मोस्ट प्रोबेबली मेरे नोट्स में होना चाहिए। ओके ओके, यहाँ पर है मेरे नोट्स में, ये ट्रेड में है। मेरे ख्याल से चेन्नई या पोस्ट मौर्य पुडुचेरी के टाइप्स समय कुछ में है है ये। ये। ये पोस्ट मौर्य के ये समय में वेस्ट में पोर्ट ही है है ये। यार, ये वेस्ट ईस्टर्न में ही है। कोस्ट, नहीं नहीं, ईस्टर्न कोस्ट में है। अरिकामेडुन ताम्रलिप्ति सिचुएटेड इन द ईस्टर्न कोस्ट, ये ईस्ट में, आंध्र अच्छा अच्छा प्रदेश में। अच्छा अच्छा, हाँ, और ये ये आंध्र पोस्ट मौर्य के प्रदेश में, समय एक में बार चेक कर लेता हूँ मैं। रुको रुको रुको, मैं दिखाया। क्योंकि आंध्र नाम नहीं लग रहा है ना। बहुत ही मुश्किल होता है इनको देखना कि सच में कहाँ से आई। मुझे तो नाम से लग रहा है तमिल टाइप से। पुडुचेरी के हाँ, आसपास, आंध्र नहीं। हिस्टोरिकल से पुडुचेरी है, तमिलनाडु के आंध्र नहीं ऊपर है, हुआ ना। तमिलनाडु। तमिलनाडु हुआ अरिकमेद। हाँ, तो वेस्ट ही हुआ, ईस्ट नहीं हुआ। ये शूद्राकाश किधर मिलेगा? ये और देख लेते हैं। ये एनालिसिस ऐसे कर लेनी चाहिए, करते रहो तो फायदा ये रहेगा। शूद्राकाश, देखिए वेस्ट में है। शूद्रकाज वर अ रिपब्लिक इन एंशिएंट इंडिया दैट फॉट अगेंस्ट अलेक्जेंडर्स इन्वेजन, यानी पोरस। ये कहाँ पर है एग्जैक्टली, कौन से वेस्ट में कहाँ पे? हाँ, अभी देखते हैं। शूद्र, मुझे पता है कि हाइडेस्पस की लड़ाई लड़ी थी पोरस ने एलेक्जेंडर से, तो इतना मैं बोल सकता हूँ। हाइडेस्पस कहाँ है? झेलम रिवर पे, झेलम रिवर पे था हाइडेस्पस, ये। ओके, झेलम ये रिवर के झेलम। आसपास है ये। ओके। बैटल ऑफ हाइडेस्पस, बैटल बैटल ऑफ ऑफ झेलम भी बोला हाइडेस्पस। जाता है। बैटल ऑफ झेलम, इतना मुझे पता था एलेक्जेंडर के साथ। तो ये पोरस की, तो पंजाब लगा लो, पंजाब सही में सही है। सही। तो वही है,
लॉजिक से ये चीज हमें पहले से ही हमें देखनी नहीं पड़ी, वो अलग बात है। पर देखिए लॉजिक से ही हो गया, ये पता नहीं था फिर भी। आगे कौशाम्बी तो एक महाजनपद है जो बिहार साइड में था। हाँ जी। ठीक है, ठीक है, थोड़ा सवाल मुश्किल था ये। उज्जैन में आपका अवंती हो गया महाजनपद। Which one of the following important trade centers of ancient India was one of the trade route? देखिए ऊपर वाला सवाल भी ट्रेड रूट के ऊपर था, देखिए अरिकामेडू एक ट्रेड पोर्ट था, और नीचे वाला सवाल भी ट्रेड के ऊपर है। मतलब बेसिकली ट्रेड वाला जो भी पोर्ट्स है, सिटीज है, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है यूपीएससी का। बिल्कुल। Which one of the following important trade centers of ancient India was one of the trade route connecting कल्याणा with वेंगी? ये कल्याणा जो है, कल्याणा ऑफ चालुक्यास हमने सुना था, जो कर्नाटका में था, और वेंगी जो है वो उड़ीसा के आसपास है। जी ओके। ताम्रलिप्ति मुझे पता है कि बंगाल का एक पोर्ट है, बाकी तीनों ऑप्शन के बारे में मुझे नहीं पता है। हाँ, तो ये सवाल तो यहाँ मुझसे पे जो नहीं हो लिखा है पाएगा। वो तो बताएंगे। हाँ हाँ, ये तो नहीं है। जरूरी नहीं है, ये वाला लॉजिक से नहीं हो रहा है। देखिए यहाँ पे बन ही नहीं रहा है। यहाँ पे ना तो क्वेश्चन का पता है, तुम्हें कल्याण भी नहीं पता एग्जैक्टली, और तुम्हें वेंगी का भी वेग आइडिया है। तो हाँ। जहाँ पे लॉजिक ये लगा कि ये सवाल नहीं लगाना है, बस कि कंप्लीटली जिसमें तुक्के लगाने पड़ रहे तीन में से एक में, तो वो तो इलॉजिकल है लगाना, हाँ, वो तो छोड़ देना चाहिए। वो छोड़ देना चाहिए। 100% मार्क्स नहीं लाने। पर बिल्कुल। यही है कि एंशियंट में भी इतने तक पहुंच गए, 18 तक पहुंच गए हम लॉजिक लगा लगा के। हम्म, अब जाके छोड़ा है एक, 18 हम्म, में से एक सवाल होगा जो कि तुम्हारा नहीं हो पाएगा। बहुत बढ़िया है ये प्रोबेबिलिटी। आई हम्म, विल टेक दिस एनी डे। बिल्कुल। तो अभी हम लोग का नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि हम लोग इसको मतलब एनालिसिस कर ले। जब हम लोग इसका एनालिसिस करेंगे, मतलब लिख ले जी तगड़ा क्या अब था, इसमें कब बना था। हाँ, यहाँ पे अब देखिए क्या क्या देखा जाएगा। यहाँ पे कल्याणा देखा जाएगा कहाँ है और किसके अंदर है। वेंगी देखा जाएगा कहाँ है और किसके अंदर है, प्रेफरेबली मैप में। और फिर तागारा देखना चाहिए, ताम्रलिप्ति देखना चाहिए किस किस के अंडर रहा है। ताम्रलिप्ति बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट है, तो बहुत सारे किंगडम्स ने उसका चाहा होगा कंट्रोल। फिर इसी तरीके से वो जो श्रीगुरी था वो तगारा तो वो रोमन में दिखा रहा है। हरियाणा, ओके, तगरा हरियाणा, हरियाणा में, लेकिन पता नहीं ये एग्जैक्ट सही है कि नहीं। एक महाराष्ट्र में भी है। हाँ महाराष्ट्र, यही होगा ओके। यही होगा। ओके, यही होगा। आइडेंटिफाइड एज एन एंशियंट टागरा ट्रेडिंग सेंटर मेंशन्ड इन द पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी। ओके, तो यही होगा। पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी प्लिनी ने लिखी है। हाँ, प्लिनी ने लिखी है। प्लिनी तो बहुत पुराना बनता है, मतलब बीसी में है ये, जी 300 बीसी के आसपास शायद। ठीक है। सीधा उठाया हुआ है विकिपीडिया पे, अब डाल दिया है इसी से ही। तो हम्म, नॉलेज बैंक भी बनता है भाई पीवाईक्यू से, ऐसा नहीं है। ये अगर कल को हम्म, तकड़ा आ गया और आपने गलत कर दिया तो हम्म। तगड़ा नुकसान हुआ आपका खुद का। त्रिपुरा था ना? है त्रिपुरा। ये ऑप्शन में है त्रिपुरी। त्रिपुरी। ओके। मतलब आप ओके, ये गूगल पे भी जाएंगे तो भी सबसे पहली लाइन यही लिखी है, तगड़ा वाज अ हम्म, ट्रेडिंग सेंटर इन एंशिएंट इंडिया लोकेटेड ऑन ट्रेड रूट बिटवीन कल्याणा एंड वेंगी। यानी कि लोग इसी से सीख रहे हैं। पीवाईक्यू ऐसा है ये, कि ये एक नॉलेज का हिस्सा बन चुका है हम्म, इंटरनेट का और लोगों का, कि अब इसको अब देखिए। इस तरीके से जाना जा रहा है। जब हाँ, लोग सीख रहे हैं इस तरीके से, तो आपको किताब से जरूरी नहीं है सीखना कि भाई किताब में एग्जैक्टली ऐसे ही लिखा हुआ है। ऐसे सीख रहे लोग, इंटरनेट पर डल रहा है, विकिपीडिया पे डल रहा है ऐसे। त्रिपुरी जो है एमपी में है, और कालाचुरी डायनेस्टी के ये कालाचुरी डायनेस्टी जो था 8th और 13th सेंचुरी के समय जो सेंट्रल इंडिया है वहां पर रूल कर रही थी। ठीक है। बिल्कुल। और तगारा हम लोग देखे देखिए महाराष्ट्र में है, वो ट्रेड रूट है कल्याणा और के बीच। और तमरालिप्ति हमें पता है कि बंगाल का श्रीपुरा, एक बच गया, श्रीपुरा। श्रीपुरा। साउथ कोसलास ड्यूरिंग दी सराभा पुरियास एंड, ये नाम मैं पहली बार सुना। देखिए तो
देखिए नई चीज सीखने को मिल रही है फिर से। आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स इन एंड अराउंड सिरपुर कंसिस्ट ऑफ बोथ हिंदू एंड बुद्धिस्ट monuments in the form of temple and monasteries. छत्तीसगढ़ लक्ष्मण टेम्पल सिरपुर श्रीपुरा के नाम से जाना गया जो। ठीक है, इसको हम लोग इसका हम लोग नोट्स बना लेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, उसका आंसर हम लोग का है 18 का ए है। यही होता है हम लोग को। देखिए 19-20 सवाल जो हम लोग लास्ट में किए बहुत कम समय लगा, लेकिन ये वाला सवाल में ज्यादा समय लग गया। तो यही होता है एनालिसिस का फायदा। जो सवाल में आप समय दीजिए अच्छे से दीजिए और करना है, उसको कंप्लीट करना है। नेक्स्ट सवाल, द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ सिल्वर इन इंडिया इज फाउंड एट। देखिए हड़प्पा में तो ये था ही था, ये तो हमें 100% पता है। चैलकोलिथिक मुझे नहीं पता कि इसमें चैलकोलिथिक में सिल्वर था क्या, परंतु ये पता है कि अगर चैलकोलिथिक में सिल्वर होता तो कॉपर का जिक्र होता, बट सिल्वर का भी होता। और चैलकोलिथिक में हमेशा से सिर्फ कॉपर का ही जिक्र हुआ, सिल्वर का नहीं हुआ। वैदिक में तो ऑब्वियसली सिल्वर था ही, सिल्वर पंच मार्क कॉइंस। तो ये अगर सब कुछ मुझे, बाद में आए, हाँ वैदिक ए के और बी बाद में, ही आया सिल्वर पंच मार्क कॉइंस, ए और बी में हुआ। और यहाँ पे चैलकोलिथिक कल्चर ऑफ वेस्टर्न इंडिया बोला गया है। और यहाँ पे हमें इतना पता है कि जो हड़प्पन कल्चर्स हैं, ठीक है, आपका वो क्या है, गणेश वाला जो है एरिया, क्या नाम है उसका, गणेश्वरा ही है ना, गणेश्वरा है, गणेश्वर कल्चर गणेश्वरा, हाँ, राजस्थान के ये आसपास। गणेश्वरा ही कल्चर से ही चैलकोलिथिक से आया है। तो जाहिर सी बात है कंफ्यूजन यहाँ पे बैठेगा ए और बी के अंदर कि सिल्वर कहाँ पाया गया है पहली बारी में। तो यहाँ पे बस इतना है कि आज अगर लिखा होता सिल्वर तो किसी न किसी किताब में लिखा होता कि चैलकोलिथिक के टाइम पे आपको सिल्वर देखने को मिला, और फिर हड़प्पा में कहने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि ऑलरेडी था पहले ही। अगर चैलकोलिथिक ऑलरेडी बोल चुके हैं कि चैलकोलिथिक में सिल्वर है तो बार बार ही क्यों बोला जाएगा। वैदिक में इसलिए आपको बोला गया क्योंकि वहां पे उसका नया नाम दिया गया था, अयास नाम से, इसलिए बताया गया कि लैंग्वेज के ऊपर था। इससे पहले हड़प्पा में कोई लैंग्वेज तो डिसाइफर हुई नहीं, तो नाम ही नहीं पता उसका। तो जब पहली बार नाम पता चला तो फिर उसमें दोबारा मेंशन किया गया है। इसी के कारण से मेरे ख्याल से इसका आंसर हड़प्पा होना चाहिए। ये लॉजिक मैंने लगाया। आंसर वही, अपने नॉलेज पे ट्रस्ट करना है कि देखिए भाई मैंने नहीं पढ़ा है चैलकोलिथिक में सिल्वर का जिक्र नहीं पढ़ा है मैंने, तो नहीं होगा। नॉलेज पे ट्रस्ट करना, ये कॉन्फिडेंस हमने पढ़ाई किया, हाँ, 2 यहाँ साल पे दिया है। बना कॉन्फिडेंस। हाँ, कॉन्फिडेंस ही बना ना, क्योंकि वहां पे भी हमने एक थोड़ा सा हल्का सा एक मेटा लॉजिक लगाया कि अगर ऐसा होता, मान लीजिए कि ऐसा होता कि मान इस तरह से रखा मैंने इस बात को, मान लीजिए कि मान लीजिए चैलकोलिथिक कल्चर में लिखा है कि सिल्वर है, तो मैं हड़प्पा में क्यों पढ़ेंगे सिर्फ, और चैलकोलिथिक में नहीं पढ़ेंगे। ये थोड़ी अजीब सी बात हो गई ना। बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज अजीब हो गई। अगर अजीब है तो फिर अपनी नॉलेज पे भरोसा रखो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ड हिंदू एज रेफरेंस टू द पीपल ऑफ हिंद इंडिया वाज फर्स्ट यूज्ड बाय हिंदू। ओके, तो चाइनीज, देखिए चाइनीज तो पिक्चर में नहीं, गेम में नहीं है वो, ठीक है। चाइनीज तो सिल्क रूट के बाद आया, तो गेम में नहीं। ए बी डी में हम लोग को मारना है ग्रीक्स, रोमन्स एंड अरब्स। देखिए इम्पोर्टेंटली क्योंकि अगर किसी ने पिछली बार के पीवाईक्यूज करे होते तो जैसे ही उसको समझ में आता कि भाई चाइनीज सेकंड बीसी में किया हुआ है, एनालिसिस किया, तब जाके कटाए चाइनीज। अगर वो पहले में ही अटका हुआ था, अभी की नॉलेज से कटाया हुआ, एनालिसिस करने के बाद कटाया हुआ। बिल्कुल। तो ग्रीक्स, रोमन्स, ग्रीक्स और रोमन्स जो है हम लोग, मुझे लगता है कि वो 5th 6th बीसी के समय आए हुए हैं। उस समय एक बंदा था, मुझे एग्जैक्टली उसका नाम याद नहीं है, वो रेड किया था अफगानिस्तान का एरिया। तो 5th 6th बीसी में ए और बी को मैं काटूंगा। अरब्स जो थे बहुत पहले से थे, क्योंकि हमें पता है अभी पहले हम लोग पढ़े कि मेसोपोटामिया से हम लोग करते थे, इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय, और उसी रीजन में अभी, और उस समय भी अरब्स रहते थे। तो मैं उस हिसाब से उस लॉजिक, यहाँ पे इम्पोर्टेंट, जैसे इंग्लिश में हिंदू पढ़ो कैवियाट बोलते हैं, एक इंपॉर्टेंट कैवियाट ये है कि यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया कि वर्ड हिंदू एज रेफरेंस टू द पीपल ऑफ इंडिया, वर्ड किसने यूज किया पहले। अरब से कांटेक्ट है पहले हमारा, पर ग्रीक्स ने अगर किया होता तो, पर यहाँ पे फॉर्चुनेटली थोड़ा यहाँ पे
तमिलनाडु बोर्ड का मेरे को पता है, तो यहाँ पे मैं क्लैरिफाई कर देता हूँ कि कंफ्यूजन होता है। कंफ्यूजन ये है कि क्योंकि उसमें लिखा हुआ है डेरियस 1 का नाम लिखा हुआ है, और डेरियस डेरियस 1 वन। का वो है, एक पिलर है जिसमें वो लिखता है, क्या कहते हैं तमिलनाडु बोर्ड वाला, कि यहाँ पे पहली बार इंस्क्रिप्शन में हिंदू वर्ड लिखा गया। पहली बार इंस्क्रिप्शन में हिंदू वर्ड लिखा गया। अटेंशन दीजिए, पहली बार इंस्क्रिप्शन में वर्ड हिंदू लिखा गया। तो यानी कि पहली बार किसी ने रेफर नहीं किया हमें एज हिंदू, पर लिखा गया किसी इंस्क्रिप्शन में पहली बार हिंदू, तो वो ग्रीक्स ने किया। पर उन्होंने सीखा कहाँ से ये वर्ड? उन्होंने ये वर्ड अरब से सीखा है, जो उसकी थोड़ी डिटेल, अगर आप रीडिंग करेंगे, थोड़ा अटेंशन से उसको रीड करेंगे तो समझ में आएगा कि अच्छा बात ये हो रही थी। ये यहाँ पे फिर आप गलत आंसर लगा सकते हैं, ग्रीक आंसर से अरब ही है, पर ये थोड़ा सा एक इंफॉर्मेशन है जो कि कंफ्यूज कर सकती है, कभी कभी ज्यादा नॉलेज से भी गड़बड़ हो जाती है बिल्कुल अगर बिल्कुल। ध्यान से ना पढ़ा हुआ हो तो। बिल्कुल। और तो इसका एक और ये लॉजिक हो है। सकता है, एक डिफरेंट पर्स। ग्रीक्स और रोमन्स काफी सिमिलर जगह पे थे, काफी एक ही जगह पे, बहुत दूर नहीं है एक दूसरे से। तो ये अगर हम लोग को डेरियस के बारे में नहीं पता है, तब मैं कर रहा हूँ, तो ग्रीक्स अगर होगा तो रोमन्स भी हो सकता है, रोमन्स होगा तो, लेकिन हम दोनों में से किसी एक को चुन, तो ओड वन आउट में मेरे को अरब दिख रहा है। हम्म। तो ये भी एक तरीका हो सकता है सोचने का, बट ये बहुत लास्ट में सोचना है। अगर आपके पास नॉलेज है तो नॉलेज से लॉजिक को ड्राइव, जो तरीका मैंने बताया एग्जामिनर साइकी वाला, ये बहुत लास्ट में यूज कर। बिल्कुल, वो जब लास्ट के क्वेश्चंस क्यूज करने होते तभी के लिए वो बेस्ट है। पहले बिल्कुल। ऐसे निकालो, पक्के तो पक्के कर लो आंसर पहले सवाल। 20 का तो डी। तो आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं, 1 घंटे हो गए। तो फिर नेक्स्ट 20 25 30 सवाल 40 सवाल जितने भी होंगे हम नेक्स्ट सेशन में किया जाएगा इंशाल्लाह। बढ़िया बढ़िया। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू अस एंड गॉड ब्लेस यू।